तो हेलो फ्रेंड, तो स्टूडेंटपुर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे। तो बताते हैं कि देखिए, आज से जो हिंदी का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। और हिंदी का जो सबसे पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का, हम ज़्यादातर फालतू बातें नहीं करेंगे। तो हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं, ये पहला जो चैप्टर है, इनसे बहुत से एग्जामों में प्रश्न बने हैं इस टॉपिक से, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बने हैं। और यहीं पे लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। ये जो प्रश्नोत्तरी है, लगभग बता दें आपको कि टेट, स्टेट और यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप जो मित्र जिस कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, जिससे कि आपके माइंड में बातें स्पष्ट रूप से घुस जाए। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए। तो ये हमारा आज का जो अध्याय नंबर 1 है, हिंदी व्याकरण और विकास, और इसी क्रम में हम डेली बढ़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि भाषा की उत्पत्ति, यानी कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। थोड़ा सा हम हल्का सा छोटा करते हैं। हाँ, अब ठीक है। भाषा की जो उत्पत्ति है ये कैसे हुई। तो जो भाषा की उत्पत्ति है वो संस्कृत के भाष शब्द से हुई। अगर यह प्रश्न आपसे पूछ दे कि भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, और ऑप्शन में 3-4 विकल्प दे दे, तो आप क्या विकल्प में क्या सही करेंगे? भाष। क्या सही करेंगे? भाष। भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? जो भाषा की जो उत्पत्ति है संस्कृत के भाष धातु से हुई है। और इसका जो अर्थ है, यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थ को वाणी से व्यक्त करना, यानी हम इसको वाणी से व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि भाषा से हम क्या करते हैं? अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और यही वह माध्यम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन नहीं है, जो अगली हेडिंग है कि भाषा की परिभाषा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, हम कभी कभी ये हूबहू लाइन दे देता है और पूछ देता है कि ये किसका कथन है, पूछ देता है कि ये किसका कथन है। तो इनके कथन को हम जान लेते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के कथन को हम जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित या यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या बात है! कितनी अच्छे वर्णों में इन्होंने व्यक्त किया है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित या यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जब भाषा हम उच्चारण करते हैं तो या तो संकेत के माध्यम से या कि ध्वनि के माध्यम से हम जो भाषा के समाज के लोग हैं उनको विचार जो है अपना आदान प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा, इस लाइन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। ये कभी कभी हूबहू लाइन देके पूछ देता है। तो भाषा की परिभाषा अब हम एक लोग और जो है उनसे जान लेते हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है भाषा की परिभाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों पर स्पष्टता समझ सकता है। ठीक। भाषा वह साधन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर
भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को आप स्पष्टता समझ सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, ये कामता प्रसाद के अनुसार अब भाषा के अंग की बात कर लेते हैं। अब ये आपको नीचे बहुत गजब गजब का चीज मिलेगा और इनसे रिलेटेड प्रश्न भी हम करवाएंगे कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं। तो भाषा के अंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए, हमने इसको अच्छे से पिरोया है एक पीपीटी में। तो वर्ण, वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और यह जो है भाषा की सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण या अक्षर, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग की बात करते हैं शब्द। क्या बात करते हैं? शब्द। इसी से ये इसका परिवर्तित रूप है, इसी से शब्द बनता है। यानी कि वर्णों से बनी अर्थपूर्ण इकाई को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं वाक्य की, कि शब्दों के, यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि शब्दों के सही क्रम से विचारों की अभिव्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जब शब्दों का जब सही क्रम रहेगा और विचारों की अभिव्यक्ति रहेगी, उसी को हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या बात है, कितनी सुंदर लाइन है। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का जो है विकास क्रम के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको साइड में करते हैं। तो हिंदी की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है, ये सभी को पता है। और इसका क्रमिक विकास किस प्रकार है? जो क्रम से इसका जो प्रकार चलता है, तो सबसे पहले जो हिंदी का जो विकास हुआ था वो संस्कृत से हुआ था। और संस्कृत के बाद यह किसमें परिवर्तित हुई? तो प्राकृतिक में हुई। किसमें हुई? प्राकृतिक में। प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश में, अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी आई। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्रम भी पूछ देता है आपसे। सबसे पहले संस्कृत, इसको हम इरेज करके फिर से करते हैं। तो संस्कृत के बाद प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश के बाद हिंदी। आपको हम देख सकते हैं कितने सुंदर माध्यम से हम ये पढ़ा रहे हैं आपको। अगर समझ में आ रहा है तो आप एक थम्स जरूर, आप मतलब थंब का निशान जरूर हमको भेजेंगे। और आगे देखते हैं लिखा क्या है, कि लिखा है कि अपभ्रंश में ही पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश से ही पंजाबी का भी विकास हुआ है, गुजराती का भी हुआ है, मराठी का भी हुआ है, बंगला का भी हुआ है और आदि भाषाओं का भी हुआ है। ठीक, तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदी की उपभाषाओं और बोलियां, जो हिंदी की उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं, उनको देख लेते हैं। तो उपभाषाएं कितनी हैं? तो ये 5 उपभाषाएं हैं। और बोलियां कितनी हैं? तो ये 18 बोलियां हैं। पूछता है कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो ऑप्शन में दिया रहेगा 5, 10, 15, 20 जो भी दिया रहेगा, आप किस पर टिक करेंगे? 5 पे। बोलियां कितनी है? तो 18 बोलियां हिंदी की। ठीक, सभी की चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जो खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो स्वीकार किया गया है। जो खड़ी बोली है हिंदी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसी को स्वीकार, खड़ी बोली को ही स्वीकार किया गया है हिंदी में, वही शुद्ध रूप है। अब हम लिपि की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? लिपि की। तो लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो देवनागरी होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, देवनागरी। एकदम बहुत बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बता रहे हैं, जहां लोग गलतियां कर देते हैं। ठीक, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और देवनागरी की लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ। यह विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में एक है। कौन सी?
ब्राह्मी लिपि। जैसे बोला जाता है वैसे ही इसको लिखा जाता है। अ आ ई। जैसे इसको बोला जाता है वैसे ही इसको लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय भाषाओं का प्रसार, यानी कि भारतीय भाषाओं का प्रसार कैसे हुआ, फैलाव कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे कि विविधता में भी एकता है। अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। जो अपभ्रंश भाषा होती है उसके विभिन्न रूपों से ही भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। सौरसेनी से किसका उत्पन्न हुआ है? तो हिंदी और राजस्थानी का। हिंदी और राजस्थानी से। मागधी से बंगला और बिहारी और उड़िया। मागधी से बंगला, बिहारी और उड़िया। और अर्धमागधी से अवधी, बघेली। महाराष्ट्री से मराठी। प्रश्न कैसे पूछता है कि निम्न में सौरसेनी से उत्पन्न होने वाली भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है, बोलिए। तो हिंदी और राजस्थानी। इसी प्रकार से ये प्रश्न पूछता है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, अपने एक फेयर बना लीजिएगा, उस पर नोट डाउन करते रहिएगा। आपको डेली इसी तरह प्रकार से आपको वीडियो मिलेगी। तो अब योगदान इसका क्या क्या है भाई, इसको देख लेते हैं कि इसका योगदान क्या है। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने क्या कहा कि हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और प्रकृष्ट करने का उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। जो हिंदी की खड़ी बोली है, उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने खड़ी बोली को काव्य के रूप में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। किसके रूप में? काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। और सरस्वती पत्रिका, जो आचार्य महावीर प्रसाद स्वामी की जो पत्रिका थी सरस्वती, उसके माध्यम से इन्होंने हिंदी व्याकरण को शुद्धता प्रदान की है। क्या की है? शुद्धता प्रदान की है। चलिए आगे देखते हैं कि संवैधानिक स्थिति। यहां से प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बनते हैं कि अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और उसको स्वीकार किया गया है। इस संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 343 या क दे दे या तो फर्स्ट दे दे ऑप्शन में, इसको आप लगाएंगे 343। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं कि लिखा है कि यद्यपि हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है परंतु संवैधानिक रूप से इसे राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा मानी जाती है लेकिन संवैधानिक रूप से इसको राजभाषा माना गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये रहा बच्चों आज का यह वीडियो, और कुछ यहाँ पे प्रश्नोत्तरी भी है, उसको भी हम कराएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इस प्रश्नोत्तरी से जितने प्रश्न परीक्षाओं में बने हुए हैं उनको हम तुरंत कराएंगे। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लिखा है कि 18 बोलियां हों, 5 उपभाषाएं हैं और देवनागरी लिपि होती है। ठीक, सारांश में इसको लिखा हुआ है। और अध्याय नंबर ये जो था फर्स्ट था, और कल हम अध्याय नंबर 2 की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस अध्याय से जितने प्रश्न बने हुए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे कि जिससे कि ये अध्याय आपका एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। तो कैसा लगा आज का यह प्रश्नोत्तरी? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।